नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को जो मैं कल बताया था कि संथाल विद्रोह के क्या क्या कारण थे, आज विद्रोह के प्रसार और उसके मुख्य उद्देश्य और उसके परिणामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे मनन कीजिएगा ताकि आप लोग को यह पता चले कि यह विद्रोह कैसे हुआ था, इसका प्रसार कहाँ तक था। तो दूसरी बात ये है कि इस विद्रोह का जो उद्देश्य था, इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य 3 बताए गए। हालांकि बहुत सारे उद्देश्य भी हैं, तो इन उद्देश्यों में 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य इतिहासकारों द्वारा बताए गए हैं कि दिक्वो अर्थात दिक यानी परेशान करने वाले बाहरी लोगों को भगाना। यानी कि इतना सब जो कारण मैंने पहले आपको बताया था, तो इस कारणों में दूसरी बात ये है कि ये साहूकार, जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक से ये परेशान थे, जिसके कारण यह विद्रोह इसे करना पड़ा। और इस विद्रोह के दूसरे मुख्य उद्देश्य थे विदेशियों का राज हमेशा के लिए ख़त्म करना। सिद्धू कानू और चांद भैरव जो 4 भाई थे, इन लोगों ने सोचा इसके नेतृत्व में इन विदेशियों का राज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य जो है, इसको ख़त्म कर देना है। और तीसरा कारण था जो उसका अपना था, वो सतयुग का राज था, यानी कि न्याय धर्म का अपना राज्य, यानी कि उसे संथाली भाषा में अबुआ राज भी कहते हैं, उसे स्थापित करना उसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम इस उद्देश्य की पूर्ति करें। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी कि ठाकुर जी जो थे उसके भगवान, यानी कि जो संथालों के ईश्वर हैं, उन्होंने निर्देश दिया है उनको कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। उन्होंने कहा, एक सभा थी, उन लोगों ने, दोनों भाई ने उन सभी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उसे भगवान ने कहा है कि आप लोग आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। साथ ही दोनों भाइयों ने यह भी भविष्यवाणी कर दी कि अब विदेशियों का शासन का अंत जो है निकट आ गया है और ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। ये इन लोगों ने कहा अपने सभा में भाषण देने के प्रसार ये विद्रोह का प्रसार कहाँ तक हुआ और इसका नेतृत्व में कितने लोग इकट्ठा हुए, इसके बारे में हम जानेंगे। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में करीब 60,000 संथाल एकत्र हो गए। उसे कहा गया कि अब जब मांदर बजेगा, यानी कि उसका पारंपरिक जो ढोल होता था जिसे मांदर कहते हैं, उसे जब वह बजेगा रात को, तो आप हथियार उठा लेना। 1 महीने में ही इस विद्रोह का भयंकर रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह इतना भयंकर हुआ, भागलपुर से वर्धमान तक का विस्तृत क्षेत्र में यह फैल गया। बढ़ेट यानी कि बाराहित तभी कहा जाता था, विद्रोही नेताओं का मुख्य केंद्र बन गया। यहीं से वे सारे विद्रोह का संचालन करते थे। दामिने कोह बाद में संथाल परगना जो बना अभी वर्तमान में, इस विद्रोह के नेतृत्व से सिंधु कान्हू और चांद भैरव ने किया। हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी व भैरव मांझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। हजारीबाग जो राजमहल क्षेत्र में है, इस विद्रोह का नेतृत्व वहाँ पर किया, जबकि बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जमींदार महाजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने महाजनों के मकानों को कचहरियों के उन दस्तावेजों के साथ जला दिए जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे, यानी कि महाजन जो उनके खाता लाल खाता वही थे, उन सबको जला दिया। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया। मतलब कहना था कि ये सारे संसाधन को उसके नष्ट कर दो, तब वो हम लोग पर वो राज नहीं कर सकेंगे। उन लोगों ने भी जिन चीज़ों पर हमला कर दिया जो गैर आदिवासियों और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे। इस विद्रोह में महेश लाल दत्त
और प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा भी थाने में ही मारे गए थे। उन्हें थाने में ही मार दिया गया था। अपने पारंपरिक हथियारों से गड़ासा से काट दिया गया था। अब दमन की बात अगर हम करते हैं तो संथालों को जो संगठित विरोह को निपटाने के लिए सरकार ने, यानी कि खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो विद्रोहियों का सफाया करने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना की 10 टुकड़ियाँ भेजी। 16 जुलाई 1855 में पीरपैंती के मैदान में संथाल विद्रोहियों और उनके करारी मात दी। फिर भी संथालों का प्रतिरोध बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया। उपद्रवग्रस्त इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिया। विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था कि कोई विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए इनाम के लोभ में कोई पकड़ा दे। सरकार के अत्याचार और निरंकुशता ने विद्रोह को कुचल दिया। 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। गांव के गांव उजाड़ दिए गए। 1855 से 56 के दौरान क्रमशः सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जो थे ये पकड़े गए और मार दिए गए। सबसे पहले सिद्धू दिसंबर 1855 में पकड़ा गया और उस पर भागलपुर न्यायालय में संक्षिप्त मुकदमा चलाने के बाद 5 सितंबर 1855 को फांसी पर लटका दिया गया, यानी कि उसे मौत की सज़ा सुना दी गई और भागलपुर में ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद चांद और भैरव को बढ़ई में अंग्रेज़ों ने गोली से मारे गए। सबसे अंत में कान्हू फरवरी 1856 में पकड़ा गया और उसके गांव भवनाडीह और ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में फांसी दे दी गई। 23 फरवरी 1856 को फांसी दे दी गई। संथालों के खून से राजमहल की पहाड़ी लाल हो गई, मतलब कि इतना खून बहा कि लोग राजमहल की पहाड़ी माने खून से तर हो गई। इस प्रकार संथाल विद्रोह के भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने सहयोगी भूमिका निभाई थी इस विद्रोह को शांत करने में। अब इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि संथाल के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि संथाल विद्रोह के परिणाम जो हुए, भ्रष्ट कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारी खासकर महाजनों और जमींदारों के मन में यह भय व्याप्त हो गया और उनकी लूट खसोट कुछ दिनों के लिए थम गई। ये सोचने लगे कि अब संथाल जो चुप नहीं बैठेंगे, अगर हमने फिर ऐसे किया, उसके मन में व्याप्त हो गया डर कि अगर कुछ हम करेंगे तो वे हमें मार भी सकते हैं और यह लूट खसोट का जो चलते आ रहा था यह बंद हो गया। कंपनी सरकार ने अपना प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल में सुधार किए। क्या किया उन्होंने? सुधार यही किया, निषिद्ध क्षेत्र यानी कि नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित कर दिया इसे। इस क्षेत्र में बाहरी लोग घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने विद्रोह वाले इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस क्षेत्र के अंदर यूरोपीय मशीनरियों को छोड़कर दूसरे का प्रभाव निषिद्ध था। अभिन्न अधिनियम एक्ट पारित हुआ, यानी कि एलिस एडेंस के रिपोर्ट के आधारित पर 1855 में एक्ट 37 के अनुसार दामिनीकोह का नाम बदलकर अब संथाल परगना रख दिया गया। यानी कि यह 1855 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में धारा 37 के मुताबिक, एक्ट 37 के मुताबिक इस दामिनीकोह के नाम बदलकर संथाल परगना रख दिया गया। 1857 के एक्ट 10 के तहत संथाल परगना में नई सीमाएं निर्धारित की गई और इस क्षेत्र छोटा कर दिया गया। दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल ये 4 ही उप जिले बनाए गए। 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना, जिसे हम संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। वह पारित कर यहाँ की ज़मीनों पर संथाल समेत अन्य स्थानीय लोगों का अधिकार पुनः बहाल किए गए और प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान दी गई। नवगठित जिला संथाल परगना के शासन के लिए कमिश्नरी नियुक्त की गई। ये व्यवस्था, ये परिणाम के तौर पर निकला। अब नया पुलिस कानून बना, यूल नियम बना 1856 लागू करना,
जॉर्ज यूड भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से एक नया पुलिस कानून लाया गया जिसे यूल नियम कहा गया। यूल नियम के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख को पुलिस शक्तियां दी गई और इस प्रकार नए नियमों के कारण जो सरकार का स्थानीय लोगों का सीधा संपर्क स्थापित हुआ और लोग शांतिपूर्वक रहे। विद्रोह का स्वरूप में हम अगर देखते हैं कि LSO भूले ने संथाल के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी। इसका स्वरूप बताया कि यह एक विद्रोह मुठभेड़ हुआ, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसे भारत के प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। उन्होंने माना कि यह भारत का प्रथम जनक्रांति है जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफा और आंदोलन को का कारण जरूर बन गई। सामाजिक आधार पर अगर हम देखते हैं तो संथाल विद्रोह में जनजाति विद्रोह के रूप व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। इस विद्रोह में अपने सामाजिक आधार थे। इस विद्रोह में संथाल के साथ साथ तेली, बढ़ई, नाई, धोबी, चमार, ग्वाला, मोमिन, मुसलमान आदि पिछड़े जातियों के लोग भी शामिल हुए। इस विद्रोह में खास बात यह रही कि महिलाओं ने भी यह विद्रोह में भागीदारी। इसमें फूलो और झानो नाम की उल्लेखनीय जो सिद्धू कानू चांद बैरम की दो बहनें थी, इस विद्रोह में शिरकत की थी। सुसंगठित विद्रोह के स्वरूप के रूप में अगर देखते हैं तो संथाल का एक सुसंगठित विद्रोह था। इसकी एकजुटता और उसके नेतृत्व की दाग देनी पड़ती है कि यह इतना व्यापक विद्रोह कि 60,000 लोग को एकजुट कर उसमें सर्वस्व निछावर करने की भावना के लिए वे तैयार हो गए और उन्होंने इस पर काम भी किया। लेकिन इस विद्रोह के नेताओं ने इसे कर दिखाया और इसके नेतृत्व की शक्ति का परिचायक हुआ। सशस्त्र विद्रोह के रूप में अगर हम इसके स्वरूप की चर्चा करें तो संथाल विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह भी था। यह बात अलग से विद्रोहियों के हथियार परंपरागत और दकियानुसी थे, इसलिए इस पर वह टिक नहीं सके। भला तोप और बंदूक के सामने धनुष और बाण कैसे ठहरती, इसलिए यह विद्रोह को दबा दिया गया। सीमांत क्षेत्र की अगर हम बात करते, इस विद्रोह के दायरा बहुत विस्तृत नहीं था और स्थानीय विद्रोह बनकर रह गया, इसलिए अनेक जातिगत और धर्मगत बातें जिम्मेवार थी। बराबर की लड़ाई नहीं थी। प्राण देने का जज्बा तो प्रमुख था। भला गोलीबारों के मुकाबला तीर धनुष कैसे किया जा सकता, इसी बराबर की लड़ाई से हराना असंभव था। समस्त ग्रस्त संथाल जो थे ये अंग्रेजी शासकों के खिलाफ ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदार और महाजनों के खिलाफ एक व्यापक जनजातीय विद्रोह था। संथाल इन सबको समाप्त कर स्वाधीन और सुखी संथाल राज्य की स्थापना करना चाहते थे। हालांकि इसमें सफलता उसे नहीं मिली, लेकिन इससे यह विद्रोह की महत्व कम नहीं हो जाता है। वस्तुतः यह विद्रोह 1857 का एक व्यापक विद्रोह की आहट सुनाई देती। इस विद्रोह के दमन संथाल के भीतर एक आग बुझ नहीं सकी और अंदर ही अंदर सुलगती रही। 1871-1881 संथालों ने पुनः फिर अपना विद्रोह का झंडा बुलंद किया। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि विद्रोह का स्वरूप क्या था और विद्रोह के स्वरूप में कैसे हमने इस विद्रोह के स्वरूप को देखा और किस प्रकार हमने विद्रोह को जाना। यह विद्रोह बड़ा ही व्यापक विद्रोह था। इसे दबाना में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी मशक्क़त करनी पड़ी। तो आज के लिए हम इतना ही और अगले दिन नए टॉपिक्स के लिए हम आएंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद